ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। इटावा घराने का सितार वादन आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। आज हम सितार के बारे में और कुछ जानकारी आपको देंगे। पहला एपिसोड के अंदर हमने सितार कैसे बना, किसने बनाया वगैरह के लिए बात करी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सितार बनने के बाद उसका फिजिकल डेवलपमेंट्स कैसे हुआ, धीरे धीरे पहले साज कैसा था, धीरे धीरे करके आज जो साज की जो शेप है, उसका जो आवाज़ है, उसके तार के बारे में, पर्दे के बारे में, तबली के बारे में, तार गहन के बारे में, उसकी सजावट की गई है, उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। कई लोगों का ये मानना है कि कश्मीर से अपना म्यूज़िक की कई चीज़ें कश्मीर से निकली है। अब दिल्ली के दरबार में जो गाना बजाना होता था, जो उस्ताद लोग, गुरु लोग, पंडित लोग उधर बजाते थे, राजा कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, उनके तहनात में रहते थे। और दरबारी गवैया या दरबारी बजायक की पदवी जिनको मिलती थी, वो लोगों का बहुत बड़ा नाम हो जाता था और वो जो लोग कहते थे वो सही हो जाता था। जिस तरीके से उन्होंने बजाया, क्योंकि वो शाही गायक है, शाही बजायक है, इसलिए वो ही सही है, वैसा हो जाता था, ऐसा लोगों का कहना है। अब सितार पहले कहते हैं कि पेपर मैशी करके एक पर्टिकुलर कश्मीर में चीज़ें बनती है, डब्बे बनते हैं, लैम्प्स बनते हैं, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो कहते हैं कि आजकल का जो तुम्बा जो पंपकिन का है वो ज़माने में पेपर मैशी का बनता था। अब वो भी मानना ज़रूरी हो जाता है कि शुरुआत में तार भी 2-3 थे, उसमें खूंटियाँ भी नेचुरली कम ही लगती थी, और जो बजाते थे वो ज़्यादातर क्या बजाते, जैसे मैंने कल समझाया था, वो क्या बजाते का सवाल नहीं था, कैसे बजाते का सवाल था। इसी वजह से सितार का जो यूज़ था, जो उसका स्टाइल था, जो बजाने की जो शैली थी, उसके बारे में हम एक दूसरा एपिसोड में बताने वाले हैं। लेकिन आज इतना बताना ज़रूरी हो जाता है कि शुरुआत में जो साज बना वो बहुत सिंपल, और उसको खाली स्ट्रमिंग करने के लिए, जैसे कहेंगे, वो मिज़राब से खाली उसका तार को छेड़ना जिसको कहेंगे, वही शुरुआत में था। इसलिए साज बड़ा सिंपल था। उसकी दाढ़ी कहते हैं बहुत पतली थी, जैसी आज चौड़ी दाढ़ी है इतनी नहीं थी। और तबली, ब्रिज वगैरह जो तबली के ऊपर है वो भी बहुत पतला था। और जो पूरा साज की बनावट पेपर मैशी से थी, इसलिए इतना मजबूत नहीं था साज के जितना आज है। जा करके धीरे धीरे कहते हैं कि साज जो पेपर मैशी के जो कमज़ोर था, उस वजह से उसके लकड़ी का साज बनने लगा। और जो पंपकिन का गाउड, तुम्बा, वो पंपकिन का जो जैसे दूसरे साजों में लगने लगा, जैसे बीन में, कि जैसे तानपुरा में वगैरह में, तो सितार में भी उसका यूज़ किया गया। बीन के जो तुम्बे थे वो पूरा गोल होते हैं, सितार और तानपुरा के तुम्बे काटे जाते हैं, जो सबको मालूम है। तो धीरे करके एक ज़माना ऐसा आया कि सितार की डांट जो थी वो लकड़ी की बनने लगी, और तुम्बा नीचे का जो गोल था वो पंपकिन का था, और तुम्बे के ऊपर जो तबली जो फिट करती, जिसके ऊपर ब्रिज था, वो भी लकड़ी की बनने लगी। साइज सितार का कहते हैं शुरुआत में तुम्बा काफ़ी बड़ा था और धीरे धीरे करके छोटा हो गया, और आजकल के जो
6-7 अलग अलग स्टाइल से सितार बजाने की, उसके अंदर अलग अलग लोग जैसा अपना घराने की शैली है बजाने की, उस मुताबिक सितार का तुम्बे की साइज़, डंडी की साइज़, चौड़ाई, गोलाई वगैरह उस मुताबिक रखते हैं। अब कितने तार थे शुरुआत में? पहले कहते हैं कि 3 ही तार थे। सहतार, सह का मतलब 3 मैंने जैसे कल बताया था, पर्शियन वर्ड सह है। अभी अपनी त्रितन त्रिवीणा जो है उसमें भी 3 तार लगते हैं। इस वजह से दोनों साज को ध्यान में रखते हुए ऐसा मानते हैं कि पहले 3 तार थे सितार के ऊपर। वो 3 तार कैसे थे और क्यों थे? एक तो बाज का तार, जिसको आजकल हम कहते हैं बाज का तार, वो मध्यम में ट्यून किया जाता है। और वो बाज का तार इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके ऊपर जो मेन मेलोडी है, जो राग या जो पूरा राग का डेवलपमेंट है, उसका प्रोजेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, वो सब बाज का तार ऊपर ही होता है। जो दूसरे तार जो लगते हैं वो सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जोड़ी। अब 3 तार जो हुए तो कैसे मिलते थे वो पहले हम समझ ले। अब ये भी सब मान्यता है और ये भी उस्तादों की कही हुई बात है, उसमें किताबों में कई कई जगह उसका वर्णन मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वैसा ही था। कई उस्ताद लोगों ने इस तरीके से मिलाया तो किताब में ऐसा लिखा गया, कई लोगों ने अलग तरीके से मिलाया तो किताब में वैसा लिखा गया। लेकिन 3 तार के 3 तरीके होते थे मिलाने के। एक तो बाज का तार जो था वो मध्यम था, उसकी साइड का जो तार था, दूसरे तार जो दूसरे तार थे वो सा और सा में मिलते थे। जैसे आपको समझाएंगे कि पहला म, फिर सा और दूसरा सा, वही टाइप का। एक दफा फिर से, ये तो 3 हो गए। अभी एक मत ऐसा है कि वो तार मिलते थे म, सा, और जो तीसरा सा था वो चिकारी का, मतलब के ऊपर का ऑक्टेव का तार था। वो कैसे मिलाएंगे म, सा और चिकारी का सा? सुनिए फिर से। तीसरा मत ये था कि तार म, सा और पंचम में मिलाते थे। फिर से। अभी कई लोगों का यह कहना हुआ है कि चिकारी की इजाद, चिकारी की इन्वेंशन काफी लेट हुई। लेकिन हम एक बात ध्यान में रखें कि सितार 250 साल 300 साल से ज्यादा पुराना है ही नहीं। तो ये जो चेंजेस वगैरह जी हुए होंगे वो 40 साल 50 साल 60 साल के अंदर काफी तब्दीली आ गई होगी इसके अंदर। तो अब चिकारी कब हुई और तो इसका मिलाना म, सा और चिकारी का सा था या म, सा जोड़ी का सा था या म, सा, प था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरा ख्याल है वो टेक्निकलिटीज में हम लोगों को जाना जरूरी नहीं है। जो लिसनर्स लोग हैं उनको इतना समझना जरूरी हो गया कि 3 तार थे और म, सा और सा इस तरीके से मिलता था। उसके बाद जैसे जैसे तब्दीली होती गई, जैसे जैसे सितार के स्टाइल का अलग अलग यूज होता गया, साज सोलो इंस्ट्रूमेंट बनने लगा, जब जाकर के उसमें 5 तार हो गए वैसा मानते हैं। वो म, सा, प और 2 चिकारियां सा और सा, इस तरीके से 5 तार मिलते थे। देख से हम सुने। फिर से। ये हो गया 5। उसके बाद जाकर के ज्यादा तरक्की हुई तो पिछले 50 साल के 60 साल पुराने जो हम सितार देखते हैं वो सितार के अंदर 7 तार बजने लगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि सितार का नाम सतार थे, सप्त तार, मतलब 7 तार का बाजा तो सप्त तार का सतार हो गया, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। कहने वाले तो जो दिल में आए वो कह सकते हैं। अब वो सितार का जो मिलावट थी और आज भी कई लोग ऐसे ही बजाते हैं, वो म और 2 सा जोड़ी है, म, सा, सा, उसके बाद पंचम मध्य सप्तक का
और उसके बाद खरज वाला पंचम, और उसके बाद 2 चिकारी सा और सा। और मेरे पास जो साज यहाँ है वो हमारे घराने मतलब विलायत खानी घराने का साज है कि जिसके अंदर हम खरज का पंचम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन में आपको मैं खरज का पंचम नहीं सुनाऊंगा। दोनों पंचम आप मध्य सप्तक का सुनिएगा। तो सुनिए, म सा प सा और सा। तो ये हो गया 7 तारों का मिलाना और उसका स्ट्रक्चर। अब आज 2 बड़ी मशहूर स्टाइल है, एक रविशंकर जी की और एक विलायत खां साहब की। और मैं विलायत खां साहब की जो मिलाने की स्टाइल है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने मतलब विलायत खां साहब ने 6 तार कर दिए 7 के, जोड़ी के जो 2 तार थे उसमें से 1 कर दिया। उनका ये कहना था कि गायकी अंग बजाने में और खास करके ताने, सपाट ताने वगैरह बजाने में तकलीफ होती थी, इसलिए 2 जोड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था एक ही बैलेंस में, एक ही सुर में। इस वजह से 1 जोड़ी उन्होंने उतार दी। खरज का जो पंचम था वो भी उन्होंने सुरबहार बजाने के लिए, जो खरज का काम जो सुरबहार में करते हैं, इसलिए एक नया दौर शुरू कर दिया कि आलाप में सुरबहार बजाना और गत में सितार बजाना। ऐसे इनायत खां साहब बहुत करते थे। इसलिए खरज का पंचम आलाप में खरज में नहीं जाने की ज़रूरत समझे, इसलिए उन्होंने खरज का पंचम उतार दिया और स्टील का पंचम लगा दिया। लेकिन वो पंचम में नहीं मिला करके उसको उन्होंने गांधार में मिलाना शुरू किया। इस वजह से इन्होंने एक नया डायमेंशन सितार को दे दिया कि अभी सा गा पा मिलने लगा, और ये तो एक हारमोनी हो जाती है, आप लोग सबको मालूम है। इस तरीके से वो गंधार को मध्यम में भी मिला सकते हैं, कभी ग प मिला सकते हैं, कभी म ध मिला सकते हैं, कभी रे प मिला सकते हैं। जिस सुरों का संवाद होता है और जो राग में ज्यादा इस्तेमाल किया जाते हैं वैसे सुरों को हम लोग मिलाते हैं। सो सितार को छेड़ने से ही उसकी जो एक खुशबू है, उसकी जो एक हवा है वो मिल जाती है हमको। तो ये सितार का मिलाने की बातचीत हो गई। अब पर्दे के बारे में बहुत जल्द में आपको बता दें कि एक जमाना ऐसा था कि जब सितार के ऊपर जितने भी सुर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 12 सुर सा से 7 तक सब श्रुतियों के, सब कोमल और शुद्ध के साथ यूज करते हैं, वो सभी के पर्दे लगते थे। तो हम 2.5 सप्तक बजाते हैं, तो इस वजह से वो जमाने में अचल थाट कहते थे और 24 पर्दे होते थे। अचल का मतलब क्या है कि पर्दे को हटाने की जरूरत ना पड़े, चल का मतलब कि चलाना पड़े पर्दे को आगे पीछे, और वो जरूरत न होवे, इसलिए कोमल रिखप, कोमल धैवत सभी के पर्दे लगते थे। और इस वजह से अचल थाट वो होता है कि जिसके अंदर 24 पर्दे लगते हैं। बाद में ऐसा कहते हैं कि सेनियों ने वो 24 पर्दे का 17 पर्दा कर दिया, और कोमल गंधार और कोमल निषाद का भी पर्दा उतार दिया था, तो 17 हो गए। और आजकल 20 पर्दे का सितार बजता है। 20 पर्दे इस तरीके से कोमल ऋषभ और कोमल धैवत के पर्दे नहीं लग करके बाकी के सब कोमल गंधार, कोमल निषाद के पर्दे लगने लगे, तो सब सप्तकों में लगने लगे। इस वजह से चल थाट बोलेंगे और 20 पर्दे वाला थाट बोलेंगे। तो आज हमने आपको सितार के तार की मिलावट के बारे में और सितार कैसे बना, पहले कौन सा पेपर मैशी का, उसके बाद लकड़े का और तुम्बा वगैरह के बारे में बताया। और आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। इटावा घराने का सितार वादन आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिख ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba-da-da-da